दरअसल फरियादी गोपाल प्रसाद चौधरी जबलपुर एक्सप्रेस के जनरल कोच में अपने परिवार के साथ उज्जैन से नरसिंहपुर की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशन काल सिंध से ट्रेन चलने के बाद 4 अज्ञात आरोपी फरियादी की सीट पर आकर बैठ गए और फरियादी के नाक व होठ पर चाकू मारकर नकदी 3000 रुपए लूटकर भाग गए थे। वहीं दूसरी घटना आरोपियों द्वारा रतलाम की है, जहां फरियादी राम वृक्ष बहादुर साबरमती एक्सप्रेस के जनरल कोच में अहमदाबाद से गोसाईगंज उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशन रतलाम से खाचरोद के मध्य फरियादी के पास 4 अज्ञात व्यक्ति आए और मारपीट करने लगे और चाकू दिखाकर फरियादी से नकदी 6000 रुपए लूट लिए गए। फरियादी के मित्र सूरज भान द्वारा विरोध करने पर अज्ञात आरोपियों द्वारा सूरज भान के साथ मारपीट कर बाएं हाथ पर चाकू से हमला करने से सूरज भान के हाथ से खून निकलने लगा। रेलवे स्टेशन खाचरोद निकलने के बाद चारों आरोपी ट्रेन से उतरकर चले गए। वहीं पूरी घटना में बड़ी बात यह रही कि आरोपियों द्वारा लूट करने का नया तरीका अपनाया जाता था, जिसमें आरोपी फरियादी को मुंह पर चादर डालकर रुपए लूटकर फरार हो जाते थे। वहीं पुलिस ने 4 आरोपी राजेश उर्फ राजा बागरी गैंग का मुख्य सरगना के साथ धर्मेंद्र डोडिया, देवी सिंह और राहुल परमार को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। से लूट की जाती है। 3-4 व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं। फरियादी जब सो गया होता है या चद्दर उसके मुंह पे डाल के उसकी जेब पे टोने लगते हैं। जब वो रोक टोक करता है, अगर जग गया तो तत्काल चाकू या ब्लेड से उसको वार कर देना और उससे पैसे लूट लेना। सेम तरीके की वारदात दोनों दिन जो है रिपीट हुई। तो ये जो वारदात करने का तरीका था काफी भयावह रहा, इसलिए तत्काल हमने टीम बना करके, क्योंकि उज्जैन में ही 0 पे FIR के रतलाम गई और उज्जैन में एक वारदात हुई 22 तारीख की और 24 तारीख की। तो उज्जैन की टीम को लगाया और फरियादियों से लगातार सतत संपर्क करते हुए जो अपने एल्बम होते हैं उसमें जब दिखाया गया कि इनमें से कोई था, तो पता चला उसमें से एक व्यक्ति को सभी फरियादी ने बिल्कुल क्लियरली पहचान लिया। विद्युत विभाग द्वारा ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने लंबे समय से बिल नहीं भरा है, वहीं मार्च वित्तीय साल खत्म होने पर विभाग द्वारा लगातार वसूली की जा रही है। उसी के चलते देखा जा रहा है कि बड़े बकायेदारों की सूची शहर में निकलने वाले अखबारों में दी जा रही है। साथ ही कुर्की और बैंक अकाउंट भी सीज किए जा रहे हैं। दरअसल साउथ डिवीजन में देखा जाए 35 करोड़ की बकाया राशि शेष है, जिसमें 5 करोड़ डिवीजन द्वारा रिकवरी कर ली गई है। रीटेक दरअसल साउथ डिवीजन में देखा जाए तो 35 करोड़ रुपए की बकाया राशि शेष है, जिसमें 5 करोड़ डिवीजन द्वारा रिकवरी कर ली गई है और 15 करोड़ का टारगेट लिया गया है, जो 31 मार्च तक पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बकायेदार जिनकी बकाया राशि 1 लाख से 10 लाख के बीच है या उससे अधिक है, उनकी नामों की सूची अखबारों के माध्यम से दी जा रही है। वहीं कुर्की भी की जा रही है। साथ ही ऐसे बकाया जिनके बैंक में पैसा है, उसकी जानकारी बैंक के माध्यम से लेकर और बैंक से चर्चा कर के बैंक अकाउंट को भी सीज किया जा रहा है। अभी डिवीजन के अंदर काफ़ी कुर्की हम लोगों ने की है और ऐसे बकायादार जिनका बिल 1 लाख या उससे अधिक है, उन सारे बकायादारों का नाम हमने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है और उनके यहाँ हमारे तहसीलदार और जॉन के सहायक यंत्री ने कुर्की जाके की है और उनके सप्लाई भी डिस्कनेक्ट करवाई गई है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 4-5 दिन में कुर्की के बाद लोगों ने पैसा भी जमा किया है। जो बड़े बकायेदार हैं और जिनके बैंकों में पैसा है, जिसकी जानकारी हमारे जोन स्तर से एईज ने निकाली थी, तहसीलदार ने भी निकाली थी और उनके बैंक में जाके हम लोगों ने बात की। जो डिलीवरेटली अपना बिल पेमेंट नहीं कर रहे थे, उनके बैंक अकाउंट भी हमने सील किए। अप्रॉक्स 5 कनेक्शन से 6 बैंक अकाउंट हर जोन पर, मतलब 30 से 32 बैंक अकाउंट हम लोगों ने अभी सीज किए वसूली के लिए। इंदौर कलेक्टर कार्यालय प्रत्येक मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में तरह तरह के मामले पूछे जाते हैं। वहीं पीड़ित भी अपनी आर्थिक सहायता के लिए मदद की गुहार लगाने इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के समक्ष पहुंचते हैं। तो वहीं इंदौर कलेक्टर के द्वारा प्रत्येक मामले को सुना जाता है और निष्पक्ष निर्णय लेकर सुनवाई भी की जाती है। दरअसल आपको बता दें कि आज कलेक्टर जन सुनवाई में 200 से अधिक मामले पहुंचे, जिन पर इंदौर कलेक्टर के द्वारा साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों के द्वारा मामलों को सुना जाता है। तो वहीं जन सुनवाई में आज एक दंपत्ति पहुंचे जो आंखों से ब्लाइंड थे और उन्हें रहने के लिए घर की आवश्यकता थी, जिसके लिए इंदौर कलेक्टर ने दंपत्ति को कनाड़िया क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में
मकान के लिए रेड क्रॉस और पब्लिक कंट्रीब्यूशन की मदद से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की है। तो वहीं लाडली बहन योजना को लेकर कलेक्टर ने कहा कि लाडली बहन योजना के लिए आधार कार्ड से समग्र आईडी का KYC होना जरूरी है। अगर किसी के आधार कार्ड में जन्म दिनांक या जेंडर के अंदर मिस्टेक है तो वही कार्य आधार केंद्र से किए जाएंगे। सिर्फ उन्हीं महिलाओं को लाडली बहना का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिनके आधार कार्ड अपडेट नहीं है। मतलब ब्लाइंड कपल थे, उनका है ना मकान के लिए नगर निगम के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऑलरेडी है 6 लाख रुपीज़ का है ना हाउस है। उसमें हम लोग रेड क्रॉस की ओर से 1 लाख रुपए दिए हैं और एक पब्लिक कंट्रीब्यूशन के माध्यम से 1 लाख रुपए, इस प्रकार का 2 लाख रुपए दिए हैं। इंदौर में बांग्लादेश और आयरलैंड का ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है, जिसके पास मोबाइल फोन, हजारों रुपए नगद सहित लाखों रुपए की सट्टा पर्ची की लिखापढ़ी बरामद की गई है। फिलहाल पकड़े गए युवक से पुलिस पूछताछ में जुटी है। देश में नेशनल स्तर के क्रिकेट की शुरुआत होते ही सटोरिये भी सक्रिय हो जाते हैं। इसी के तहत क्राइम ब्रांच थाना स्थिर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 1 सप्ताह में ही विभिन्न थाना क्षेत्रों में 5 से 6 कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ताजा मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के सोईमन यादव नामक युवक को पकड़ा गया है, जिसके पास से मोबाइल फोन और लाखों रुपए की सट्टे की पर्चियां बरामद की गई हैं। हाँ, कल क्राइम ब्रांच के द्वारा बांग्लादेश आयरलैंड का सट्टा पकड़ा गया है। एक व्यक्ति इसमें जो है वो एरोड्रम क्षेत्र में बैठ के कर रहा था। इससे 2 मोबाइल मिले हैं और लाखों का हिसाब किताब मिला है, नकदी भी मिला है और इससे पूछताछ की जा रही है। गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अभी पूरी जानकारी निकाली जा रही है, पर चूंकि ये सट्टा कर रहा था काफी समय से, तो इस पे और उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इंदौर में कोरोना काल के दौरान हुए कामों की जानकारी लेने आज केन्या का एक डेलीगेशन इंदौर पहुंचा, जहां पर उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर शहर में हुए कामों की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उनके देश में किए गए वैक्सीनेशन को लेकर हुए कामों को भी साझा किया। दरअसल स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर शहर में वैक्सीनेशन के मामले में भी नंबर 1 बनकर उभरा था, जहां इंदौर में वैक्सीनेशन के दूसरे डोज में भी 100% लोगों का टीकाकरण बनने वाला पहला शहर इंदौर बना था। वहीं कोरोना का हॉटस्पॉट बनने के बाद भी उन परिस्थितियों को प्रभावी रूप से संभाला था। इन्हीं सब चीजों को जानने आज केन्या का एक दल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर शहर में हुए कार्यों की जानकारी ली। इसी दौरान उन्होंने उनके देश में चलाई गई वैक्सीनेशन मुहिम की जानकारी में प्रशासनिक अधिकारियों से भी साझा किया। वो केन्या का डेलीगेशन आए, कोविड में हमारे ना हेल्थ सिस्टम की कैसे रिस्पांस रहा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे रिस्पांस रहा, उसका वो लोग ना स्टडी कर रहे थे। एंड वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन का अवेलेबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन है ना कैसे रहा है। तो हमने कहा क्राइसिस टाइम पे ना मतलब है ना हमारी कंट्री ना बहुत ही बेहतर वे में ना काम करता है कि ना सारे लोगों को ना हेल्प मिलता है। हमारी नीचे का वॉलंटियर्स लेके, सामाजिक संगठन से लेकर पॉलिटिकल पूरी टीम है ना एक साथ है ना जुट करके मतलब है ना काम किया गया। उस प्रकार का ना डिस्कशंस हुआ है, तो उन्होंने अपना कंट्री का एक्सपीरियंसेस भी ना शेयर किया है वैक्सीनेशन के लेकर। उस टाइम हमारी कंट्री को कैसे किस प्रकार का वैक्सीन अवेलेबल था, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। कल उन लोगों ने आशा कार्यकर्ता, ANM और फील्ड लेवल पे हमारी ना टीम है, उनको भी मुलाकात हुई है। वो लोग काफ़ी इम्प्रेस भी हुए हमारे टीम से।